हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडी एमसीक्यू का सेट 41 करेंगे। 40 सेट जो है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने उसमें एसएससी के या फिर टीजीटी के टेट से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे करवाए हुए हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आप उनको ज़रूर करके जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? सिटीजनशिप जो है वो कहाँ दी गई है? ठीक है, तो हमें पता है हमारा भाग 1 जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत को किन नामों से संविधान में बुलाया गया है? तो भारत को बुलाया गया है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, ऐसा भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके बारे में जो है वो आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। हम लोग क्या है? इंडियन है। ठीक है, तो एकल नागरिकता प्रचलित है। इसके अलावा पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का जो संप्रत्यय है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन। अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता प्रचलित है। तो ब्रिटेन से हमने ये एकल नागरिकता का संप्रत्यय जो है वो लिया है, ये भी आपने याद रखना है। तो संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, उसमें आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। और भारत में एकल नागरिकता प्रचलित है जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, हमें कब इलेक्शन हुए हैं? पहले प्रथम आम चुनाव। तो ये कब हुए? 1951 में स्टार्ट हुए थे, 52 तक चले थे। ठीक है, और 52 में जो है पहली लोकसभा गठित की गई थी। और 1952 में पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष वो बने थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? रिटायरमेंट की एज क्या है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज क्या है? तो वो है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये 65 साल तक जो है वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर उससे पहले ये रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ये अपना त्याग पत्र जो है, मतलब रिजाइन करना चाहते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, उससे पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? ठीक है, जो दल बदल करते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी के, अगर वो दल बदलते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ये पूछा है। 52nd संविधान संशोधन, 50th संविधान संशोधन, 42nd संविधान संशोधन और 44th संविधान संशोधन। तो ये किया गया था संविधान के 52nd जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। और कब हुआ था ये संविधान संशोधन? ये हुआ था 1985। ठीक है, 1985 में 52nd जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें दल बदल विरोधी कुछ कानून जो है वो लागू किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा जो है वो हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
संविधान की 10वीं अनुसूची। संविधान जो है उसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। 4 अनुसूचियां, एक 9th, एक 10th, 11th और 12th। ठीक है, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, 9th में भूमि सुधार जोड़े गए थे, कुछ भूमि सुधार कानून। ठीक है, ये भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, इसमें कुछ भूमि सुधार कानून जोड़े गए थे। जो 10th है इसमें दल बदल विरोधी कानून जो थे जोड़े गए थे, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, इसमें जोड़े गए थे। इसके अलावा जो 11th है उसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था पंचायतें। ठीक है, और 12th में नगर पालिका। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये पहला संविधान संशोधन था 1951 और ये दूसरा 1985 में। दूसरा मतलब ये 52nd था, और ये वाला जो है 11th और 12th ये था। ये वाला जो संविधान संशोधन है ना, ये फर्स्ट वाला था जो भूमि सुधार है, ये 52nd था। और ये जो है 11 जो अनुसूची जोड़ी गई है तो वो था 73rd। ठीक है, ये कब जोड़ा गया, 1992 विधेयक आया था, 1993 लागू हुआ। ठीक है, और 74th ये भी 1992 1993 सेम ईयर है। ठीक है, तो 4 नई अनुसूचियां, मतलब 8 अनुसूचियां तो हमारे मूल संविधान में थी, जो हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियां तो थी। 4 बाद में जोड़ी गई थी, जिनमें थी 9th, 10th, 11th, 12th। 9th जो है वो 1951 में जोड़ी गई थी, भूमि सुधार। ये 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल विरोधी कानून। 11th जो है वो 1992-93 में जोड़ी गई थी, पंचायतों से संबंधित है। और 1992-93 में ही 12th भी जोड़ी गई थी, जो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो हमने 3 नदियां पढ़ी हैं, हम फिर से उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये पहले भी हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को, तो ये काटती है जायरे, या फिर इसको बोलते हैं कांगो नदी, अफ्रीका की नदी है जायरे, या फिर इसका नाम कांगो भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कई बार जायरे ऑप्शन में दिया होता है, कई बार क्या दिया होता है, कांगो दिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मकर रेखा है इसको भी अफ्रीका में लिम्पोपो नदी काटती है, लिम्पोपो। ठीक है, और इसके अलावा बची कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है इसको माही नदी काटती है इंडिया में, माही नदी राजस्थान में। ठीक है, इसको माही नदी काटती है इंडिया में, राजस्थान में माही नदी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तीन रेखाएं हैं इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा उसको जायरे या फिर कांगो नदी काटती है, मकर रेखा इसको लिम्पोपो नदी जो है वो काटती है, और कर्क रेखा इसको माही नदी काटती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो भी कहाँ पर, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में। देखो ना यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, एक प्रशांत महासागर तो कट हो जाएगा, हिंद महासागर कट हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचे, ये भी अटलांटिक महासागर, ये भी अटलांटिक महासागर। तो पूर्वी दक्षिणी होगा कि पश्चिमी उत्तरी होगा, तो आपने ध्यान रखना है पश्चिमी उत्तरी। ठीक है, यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल के आकार में, देखो ऐसे एक समुद्र के अंदर स्थान है जहां पर कोई भी शिप आता है ना, कोई भी बड़े से बड़ा जहाज, तो वो गायब हो जाता है। और बोलते हैं इसके आसमान के, इसके ऊपर से अगर आसमान में भी कोई जहाज जाता है ना तो वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा, जितना मर्जी बड़ा शिप जो हो वो यहाँ पर गुम हो जाता है। इसलिए ये बरमुंडा ट्रायंगल जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत इनके बारे में रिसर्च भी चली हुई है। ठीक है, तो बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर में भी कहाँ पर, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मृदा को क्या कहा जाता है। इसको बोला जाता है भांगर। भांगर, पुरानी मिट्टी को भांगर बोलते हैं, और नई मिट्टी को खदर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको भांगर बोलते हैं, और नई को बोलते हैं खादर। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत, एशियंट हिस्ट्री पूछ रहे हैं, है ना। तो एशियंट हिस्ट्री में बोला सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया है। तो एशियंट हिस्ट्री में देखो, पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने आक्रमण किया, है ना। तो सबसे पहले किसने किया है, ईरानियों ने, फिर यूनानी आए बाद में सिकंदर वगैरह। ठीक है, पहले ईरानी आए थे।
तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो, देखो सबसे पहले साइरस था, साइरस ईरानी शासक साइरस, जिसने आक्रमण किया लेकिन वो असफल रहा था इसका आक्रमण। इसके बाद जो थे डेरियस प्रथम थे, डेरियस या इनको दारा प्रथम भी बोलते हैं, डेरियस प्रथम हकमनी वंश के शासक थे। ठीक है, हकमनी वंश के शासक थे, इनको दारा प्रथम भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने सफल जो था, इनका जो आक्रमण था वो सफल रहा था। ठीक है, तो सफल आक्रमण पूछे, पहला सफल ईरानी आक्रमण, तो वो जो सफल ईरानी आक्रमण था वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम आप बोल सकते हो। तो डेरियस प्रथम ने जो है वो सिंधु घाटी के आसपास के कुछ क्षेत्र जो है उनको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों में एशियन हिस्ट्री में पूछेंगे तो ईरानी है। ईरानियों में साइरस ने आक्रमण किया था लेकिन वो असफल रहा था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि पहला सफल आक्रमणकारी जिसने कुछ हिस्सा जो है वो भारत का ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था, तो वो था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। उसने सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाई हुई है, बहुत सारे एमसीक्यू हमने उसके सॉल्व करे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कपास की खेती है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की है। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी? ना तो वो मिस्र में थी, ना मेसोपोटामिया में थी, ना मध्य अमेरिका में, कहाँ पर थी? भारत। ठीक है, भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं उन्होंने कपास की खेती स्टार्ट की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? ठीक है, अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो ये जो है अघन्या, ये बोला जाता था गाय को। ठीक है, वैदिक काल में बोला लोगों की अगर समृद्धि देखनी होती थी ना कि कौन कितना समृद्ध है, तो वो कैसे देखते थे? वो बोला गाय के नाम से ही व्यक्त होता था। जैसे बोला अगर कोई बड़ा ही धनी व्यक्ति है तो उसको गोमत बोलते थे, धनी व्यक्ति को, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे। ठीक है, वैसे ही राजा को गोपति बोलते थे, गोपति। ठीक है, समय को गोधूली बोला जाता था, समय गोधूली। ठीक है, गोधली बोला जाता था। और पुत्री जो थी उसको दुहिता बोला जाता था, पुत्री दुहिता। ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस। ठीक है, तो ये आया था बिंदुसार के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे। तो आपको याद रखना है बिंदुसार जो है इसके टाइम में एक यूनानी शासक था एंटिओकस प्रथम। एंटिओकस प्रथम एक यूनानी शासक था, उसने एक राजदूत भेजा था। ठीक है, उसने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था डायमेकस। ठीक है, डायमेकस। तो ये जो था ये बिंदुसार के दरबार में उसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने आपको दो शैलियां पढ़ाई हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली पढ़ाई थी ना। कनिष्क के टाइम पर ये फली फूली थी गांधार शैली और मथुरा शैली, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गांधार शैली है उसमें ग्रे पत्थर का या हल्के नीले पत्थर का, ग्रे या फिर हल्का नीला पत्थर यूज होता है, या काला भी बोल सकते हो। ठीक है, और मथुरा शैली में लाल पत्थर यूज होता है। ठीक है, ये मूर्ति निर्माण की शैली है जिसमें बहुत सारी महात्मा बुद्ध की जो ग्रीक बौद्ध शैली है ना वो किसको बोलते हैं? वो गांधार शैली को बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं गांधार शैली में भी, मथुरा शैली में भी। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों शैलियां। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके शासनकाल में इनका विकास हुआ था? तो कुषाण वंश जब शासन कर रहा था भारत में, और खास करके कनिष्क राजा जब थे। ठीक है, तो इनके टाइम में बोला गांधार शैली और मथुरा शैली जो है, ये जो दोनों शैलियां हैं ये बहुत ही ज्यादा इनका विकास हुआ, ये शैलियां जो हैं ये विकसित हुई।
ठीक है। तो गांधार शैली में कौन से पत्थर का यूज करते थे? हल्के नीले या फिर ग्रे या फिर काला पत्थर आप बोल सकते हो। और मथुरा शैली में लाल पत्थर का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जाती, ठीक है। तो बहुत सारी मूर्तियां जो है इन शैलियों में बनी हुई है। तो ग्रीक बौद्ध शैली हम किसको बोलते हैं? जो यूनान से आई हुई है, ठीक है, यहाँ पे विकसित की गई है, वो है गांधार कला। इसको क्या बोलेंगे हम? गांधार कला, ठीक है। वो ग्रीक बौद्ध शैली है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।